नमस्कार दोस्तों, मैं धरा अगरवंशी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी कहानी माय गॉर्जियस वाइफ के भाग 329 में। अब आगे। सुजैन के प्रिंसिपल ऑफिस जाने के बाद विनीता जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने अपने पीछे गौतम को पाया, जिसे देखते ही विनीता का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे लगा मानो उसका खून जम सा गया हो। वो मन ही मन घबराते हुए बोला, गौतम, कब से मेरे पीछे खड़ा हूँ? क्या उसने कुछ सुना? अचानक ही एक डर ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। इसके बाद उसके मन में ये विचार आया कि उसकी धीमी आवाज़ के कारण गौतम इतनी दूर से उसकी कही हुई बातों को स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाया होगा। हाँ, शायद उसने अभी मेरी बातें ना सुनी हो, इसलिए मुझे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुझे खुद को शांत करना ही होगा। ये सोचते हुए विनीता ने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और फिर अपनी निगाहें सीधा उसकी ओर कर ली। गौतम की आंखें गहरी, काली और तीखी थीं। उसकी तीखी निगाहों से सामना होते ही वो भयभीत हो गई। विनीता एक बार फिर बेचैन हो गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसकी नज़रों से नज़रें हटा ली। फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने गौतम का अभिवादन किया। हेलो गौतम। हालांकि गौतम ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे अपनी तेज़ नज़रों से चुपचाप घूरता रहा। उसकी तीखी नज़रों के कारण जैसे ही विनीता का संयम टूटने की कगार पर पहुंचने वाला था, गौतम ने अपनी नज़रें घुमा ली और कैंपस की एंट्री गेट की ओर चल पड़ा। ये देखकर विनीता ने राहत भरी लंबी सांस ली और खुद को शांत कर लिया। उसने अपने हाथों से अपने सीने को ढक लिया और मन ही मन कहा, थैंक गॉड उसने कुछ नहीं सुना, वरना वो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देता। विनीता अभी ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गौतम अपनी जगह पर रुक गया, फिर पीछे मुड़ा और एक बार फिर विनीता को घूरने लगा। क्या कह रही थी तुम मेरी माँ से? उसे अपनी ओर देखते देख विनीता का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे एक बार फिर पसीना आने लगा। गौतम की भारी और गहरी आवाज़ सुन कुछ भी बोल पाने के लिए उसे पहले बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। उसने गहरी सांस ली और हकलाते हुए कहा, गौतम, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सुन गौतम की आंखें और भी ज्यादा सर्द हो गईं। हाँ, शुरू में तो गौतम विनीता को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन वो आरवी पर झूठे आरोप लगाने की इजाज़त भी उसे नहीं दे सकता था। इसलिए वो वापस गया और उसके सामने खड़ा हो गया। वो अपनी गहरी आवाज़ में बोला, मेरी माँ को जो तुमने झूठ बोला है ना, उसका स्पष्टीकरण तुम्हें देना होगा। ये सुनकर विनीता का चेहरा काला पड़ गया। वो मन ही मन बोली, इसका मतलब उसने अभी अभी जो भी बातें कही थीं वो सब गौतम ने सुन ली थीं। उसके दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गौतम को समझने के लिए अपना मुंह खोला और हकलाते हुए कहा, गौतम, क्या आपको कोई गलतफहमी हो गई है? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। विनीता, गौतम ने ऊंची आवाज में बेपरवाही से कहा, तुम मेरे घर में रहने के लिए आई, इस पर भी मैंने तुम्हें कभी घर से जाने के लिए नहीं कहा, ना ही तुम्हें कुछ गलत कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि ये सब मेरी माँ की बेतुकी साजिश है। मुझे लगा था कि तुम निर्दोष हो, लेकिन आज मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि तुम कोई दूध की धुली नहीं हो। तुम भी उतनी ही बड़ी साजिश करता हो जितनी मेरी माँ। इसलिए अब या तो तुम मेरी माँ को सब कुछ सही सही समझाओगी, या कल के कल ही मुंबई से निकल जाओगी, जिसके बाद तुम्हें दोबारा कभी इस शहर में कदम रखने की इजाज़त भी नहीं होगी। तो अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर विनीता डर से कांप उठी। मैंने आंटी को आरवी के बारे में सब कुछ समझा दिया था, लेकिन मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया था कि क्या हुआ। मैंने ये बात दूसरों से भी सुनी थी, बस इसलिए मुझे जो समझ में आया, जो सही लगा, मैंने वो सभी आंटी को बताया। ये सुन गौतम ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ओह, तो तुमने मुंबई छोड़ने का फैसला कर ही लिया है? तुम चाहती हो कि तुम्हें मुंबई से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए? गौतम उसके जैसे किसी भी व्यक्ति के प्रति नरम रुख नहीं अपनाना चाहता था। वहीं उसकी ये बात सुन विनीता की आंखें लाल हो गईं और उसके गालों पर आंसू बहने लगे। गौतम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आंटी ने मुझे अपनी बहू के रूप में चुना है। गौतम विनीता की बात सुन व्यंग्य में हंस पड़ा और बोला, मैं अपनी पत्नी खुद चुनूंगा, मेरी माँ नहीं। और तुम विनीता, खुद को इतना बड़ा मत समझो। तुम आरवी से तुलना करने के लायक नहीं हो, लेकिन क्योंकि मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है तो तुम उनसे शादी करने का प्रस्ताव रख सकती हो। अगर वो मान जाती है तो मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुम? विनीता गौतम के इस बात से शर्मिंदगी और गुस्से से भर उठी। उसे तो इस समय चीखने और गौतम से ये भी पूछने की इच्छा हो रही थी कि उसने आरवी जैसी एक देहाती लड़की को उसके ऊपर क्यों चुना।
हालांकि उसे खुद पर काबू रखना पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि एक बार उसने ऐसा कर दिया तो निश्चित रूप से गौतम उसे फिर कभी यहाँ उसके आसपास रहने नहीं देगा। हो सकता है कि वो उसे जिंदा भी ना छोड़े। उसके जैसे आदर्श व्यक्ति को कभी भी पूछताछ और फटकार पसंद नहीं आएगी, इसलिए उसके लिए अभी अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे बेहतर विकल्प था। ये सोचकर विनीता ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आंटी को सब कुछ सही सही समझा दूंगी। बहुत बढ़िया, गौतम ने सिर हिलाया और कहा, लगता है तुम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हो, कम से कम तुमने सही फैसला तो लिया। ये सुन विनीता ने गुस्से से अपने होंठ काट लिए और अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। अब ऐसी हरकतें करने की कोशिश मत करो, मेरे पास इस तरह की बकवास बर्दाश्त करने का धैर्य नहीं है। साथ ही जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। इसलिए अपनी पोजीशन को समझो और समझदारी से फैसला लो, और मेरे धैर्य की परीक्षा तो बिल्कुल भी मत लो, वरना ना सिर्फ तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, बल्कि गोयल परिवार को भी तुम्हारी वजह से बहुत सफ़र करना पड़ जाएगा। इतना कहकर गौतम मुड़ा और वहां से चला गया। ये गौतम का एक ऐसा आदेश था जिसमें किसी भी प्रकार की बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। आगे क्या होगा इन कहानी में, जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हाँ, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।